नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए जल्दी से आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे खबर विस्तार से आपको समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात, मतदाता के सत्यापन पर सवाल क्यों? संविधान के 2 शब्दों पर सियासी संग्राम, जानलेवा स्टंटबाजी को आपको दिखाएंगे और इसके साथ ही बिहार में मंदिर पर बार बार हमले क्यों हो रहे ये भी आपको बताएंगे। शुरुआत सबसे पहले, तेजस्वी यादव ने सत्ताधारी गठबंधन पर आरोप लगाया है कि वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर महागठबंधन के मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश रच रहे हैं। तो बीजेपी और जेडीयू ने चुनाव आयोग की इस पहल का स्वागत करते हुए तेजस्वी यादव से सवाल पूछा है कि क्या मतदाता सत्यापन से डर लग रहा है क्योंकि फर्जी वोटर से लगाव है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। इलेक्शन कमीशन चुनाव से पहले मतदाताओं की सूची जारी करता है। सूची में फर्जी वोटर का नाम ना हो, इसके लिए निर्वाचन आयोग मतदाता सत्यापन करने जा रहा है। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाए हैं। ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं? तेजस्वी यादव का आरोप है कि सत्ताधारी गठबंधन निर्वाचन आयोग के जरिए महागठबंधन के वोटर का नाम हटाने और नए नाम जोड़ने की साजिश रच रहा है। तेजस्वी यादव का ये भी कहना है कि ऐसे डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं जो गरीबों के पास हैं ही नहीं, जिस पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। स्वाभाविक है, आप नाम बदल कर करके जमीन खरीद लेते हैं, कंपनी बना करके कंपनी की तब्दीली कर करके आप गड़बड़ झाला करते हैं, तो आपके जैसे लोग परेशान हो सकते हैं। हिंदुस्तान का हर नागरिक मतदाता सूची का पुनरीक्षण में जो आवश्यक प्रपत्र मांगा जाता है वह सहर्ष देने को तैयार होता है। पूर्व में भी होता आया है, आज भी हो रहा है। गरीबों का हक कौन छीन लेगा? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है कि विपक्ष अगर निर्वाचन आयोग के पारदर्शिता से घबरा गया है तो ये बहुत गलत बात है। तेजस्वी हो या चाहे कांग्रेस, क्या विपक्ष चाहता है कि पारदर्शिता के साथ चुनाव नहीं हो? क्या विपक्ष चाहता है जिनकी मृत्यु हो गई उनका भी नाम वोटर लिस्ट में रहे? क्या विपक्ष चाहता है कि जो लोग बिहार में नहीं रहते हैं, दूसरे प्रदेश में जिनका वोटर लिस्ट में नाम है उनका भी नाम रहे? ऐसा नहीं कि मतदाता सूची का सत्यापन कोई पहली बार हो रहा हो। 2003 में भी बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण का काम हुआ था, लेकिन इस बार निर्वाचन आयोग ने सत्यापन के लिए थोड़े सख्त पैमाने तय किए हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करवा दिए हैं। यही नहीं, वोटर लिस्ट में वैसे लोगों के नाम भी हैं जो बिहार के बाहर रहते हैं, वहां उनका वोटर लिस्ट में नाम है। घर घर जाकर सत्यापन से मतदाता सूची में मौजूद गड़बड़ियों को सुधारा जा सकेगा। हालांकि चुनाव से पहले इस कवायद ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार, संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब आप वोटर लिस्ट सत्यापन वाली खबर को समझ लीजिए। दरअसल निर्वाचन आयोग का फैसला है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का सत्यापन होगा। घर घर जाकर वोटर लिस्ट का सत्यापन किया जाना है। सियासत को समझने के पहले समझना जरूरी है कि निर्वाचन आयोग मतदाता सत्यापन पर क्या कह रहा है। तो निर्वाचन आयोग का यह कहना है कि इसका मुख्य संदेश है कोई योग्य मतदाता छूटे नहीं, जबकि मकसद है योग्य नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल हो। इसके साथ ही पात्रता भारत का नागरिक क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए और क्षेत्र का सामान्य निवासी अगर होता है ये आपको बताना और दिखाना पड़ेगा। इसके साथ ही बूथ लेवल के ऑफिसर क्या करने वाले हैं ये आप जान लीजिए। तो घर घर जाकर गणना पत्र भरवाएंगे और योग्यता की जांच भी ये ऑफिसर करने वाले हैं।
अगर सही हो जाता है तो सही होने पर नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। नागरिक क्या करें? तो फॉर्म में आप सही जानकारी दें। परिवार के योग्य सदस्यों की जानकारी आपको देनी होगी जब ये ऑफिसर आपके घर आएंगे। बीएलओ ना आए तो लोग क्या करें? तो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है 1950 1950 पर आप संपर्क करें और निकटतम बीएलओ से खुद भी संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भर सकते हैं? तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट भी उपलब्ध कराई गई है जिसके जरिए आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप भी जारी किया गया है जिस पर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म शामिल कर सकते हैं। आपत्तियों और दावों की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 और मतदाता सूची प्रकाशन जो है वो 30 सितंबर 2025 का रखा गया है, यानी ये टाइमलाइन रखा गया है जिसके तहत 30 सितंबर तक सूची जारी कर दी जाएगी। किसके लिए कौन सा फॉर्म होगा? तो देखिए, फॉर्म 6 जो है वो पहली बार नाम दर्ज करने के लिए होगा। फॉर्म 7 और 8 जो है वो नाम हटाने या बदलाव करने के लिए होगा और फॉर्म 6A NRI मतदाताओं के लिए होने वाला है, यानी कि ये कैटेगरीज बांटी गई हैं। पहले कब हुआ था पुनरीक्षण? अगर इसकी बात करें तो इससे पहले 2003 में पुनरीक्षण का काम किया गया था और अब जबकि 2025 में पुनरीक्षण का काम किया जा रहा है तो लगभग 22 साल के बाद चुनाव आयोग की तरफ से ये कदम उठाए गए हैं। होने क्या जा रहा है अब आप ये समझिए। देखिए, 2003 के बाद जो वोटर लिस्ट में जुड़े लोगों को पात्रता साबित करना होगा। सत्यापन के लिए दस्तावेज आपको मुहैया कराने होंगे, मतलब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना होगा। किसको क्या करना होगा? अगर इसकी बात करें, जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, उन्हें माता पिता की जन्म तिथि का प्रमाण देना होगा। मतलब जब आपकी चेकिंग होगी तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाने होंगे। 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए मतदाताओं को कौन सा प्रमाण पत्र देना होगा? अगर इसकी बात करें तो आप माता पिता की जन्म तिथि दे सकते हैं या फिर जन्म स्थान का प्रमाण भी आप दे सकते हैं। वोटर लिस्ट सत्यापन का मकसद क्या है अब आप ये समझ लीजिए। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है कि फर्जी वोटर का नाम हटा दिया जाए और जो सही वोटर हैं वो शामिल हों और सही एक भी वोटर छूट ना जाए। नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाए। अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। मतदाता के सत्यापन पर सवाल क्यों? और इसके साथ ही सवाल ये भी उठ रहे हैं कि फर्जी वोटर के नाम हटने से आखिर परेशानी क्या है? विपक्ष को कैसे पता कि जो नाम कटेंगे वो उनके वोटर हैं? क्या मतदाता सत्यापन में गड़बड़ी हो रही है? ये वो सवाल हैं जो उठ रहे हैं, क्योंकि अब जब निर्वाचन आयोग की तरफ से फैसला लिया गया है तो विपक्ष इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन सवाल ये कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल विपक्ष क्यों उठा रहा है? बढ़ते आगे, संविधान की प्रस्तावना में शामिल धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ गई है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने इन शब्दों पर सवाल उठाए हैं। नई दिल्ली के इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर आरएसएस नेता दत्तात्रेय ने इन 2 शब्दों को संविधान से हटाने की मांग की, जिस पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। दत्तात्रेय होसबोले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह यानी जनरल सेक्रेटरी हैं। संघ में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले दत्तात्रेय होसबोले ने संविधान की प्रस्तावना से 2 शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद को हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ये 2 शब्द डॉक्टर आंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें आपातकाल के दौरान बिना बहस के जोड़ा गया था। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है। क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को लेकर छिड़ी बहस अब सियासी रंग लेने लगी है। दत्तात्रेय होसबोले पहले व्यक्ति नहीं है जो
खारिज कर रहे हों। एक हमेशा कोई न कोई इनका नेता आरएसएस और बीजेपी का देश के संविधान के खिलाफ भड़ास निकालता है और चाहता है कि देश में आरक्षण की व्यवस्था न हो, सामाजिक न्याय की व्यवस्था न हो, राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष न हो। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर आरएसएस पर निशाना साधा है। लालू प्रसाद ने लिखा, देश के सबसे बड़े जातिवादी और नफरती संगठन आरएसएस ने संविधान बदलने की बात कही है। इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि संविधान और आरक्षण की तरफ आंख उठाकर देख सके। अन्यायी चरित्र के लोगों के मन व विचार में लोकतंत्र और बाबा साहेब के संविधान के प्रति इतनी धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्दों को लेकर शुरू हुई ये बहस अब सिर्फ वैचारिक नहीं रही, बल्कि देश की राजनीति को दो ध्रुवों में बांटती भी नजर आ रही है। संविधान की आत्मा की बात करने वालों और मूल स्वरूप की बहाली चाहने वालों के बीच टकराव अब खुलकर सामने है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष पर छिड़ी बहस को समझते हैं। दरअसल संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले की मांग है कि संविधान से 2 शब्द हटा दिए जाने चाहिए। ये 2 शब्द कौन कौन से हैं? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष का जिक्र कहां किया गया है तो आप ये भी जान लीजिए। संविधान की प्रस्तावना में इन 2 शब्दों का जिक्र किया गया है। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को हटाने की मांग क्यों हो रही है? तो ये दोनों शब्द शुरू से संविधान में शामिल नहीं थे। इमरजेंसी के समय इन दोनों शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। आइए अब समझते हैं। दरअसल 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था और इस संविधान संशोधन के जरिए संविधान में 3 शब्द जोड़े गए थे जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शामिल थे। अब आप खबर तो समझिए। 1975 से 1977 तक देश में इमरजेंसी थी। विपक्ष के सभी नेता जेल में उस वक्त बंद थे और 1976 में 42वां संशोधन कर दिया गया था। आपको बता दें कि इन दोनों शब्दों पर संविधान सभा में भी बहस हुई थी और उस वक्त बाबा साहेब प्रस्तावना में शामिल करने के विरोध में थे। बाबा साहेब को क्या आपत्ति थी ये भी जान लीजिए। देखिए, संविधान में कोई विचारधारा नहीं थोपनी चाहिए, उनका ये कहना था। इसके साथ ही संविधान में पहले से ही समाजवादी सिद्धांत मौजूद है, ये उनकी तरफ से तर्क दिए गए थे। हालांकि अब इस पूरे बयान पर फिलहाल बवाल मचा हुआ है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। पटना के कच्ची दरगाह से राघोपुर तक 6 लेन पुल पर बाइकर्स रील्स बनाने के चक्कर में जानलेवा स्टंट करते दिख रहे हैं। देखना है कि पटना पुलिस इन बाइकर्स पर कब तक एक्शन ले पाती है जो मौत को खुलेआम दावत दे रहे हैं। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। चमचमाती सड़क, सड़क पर फर्राटा भरती बाइक और बाइक के ऊपर जानलेवा स्टंट करता लड़का। फिर से इस स्टंटबाजी को देखिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महज 4 दिन पहले 23 जून को पटना के कच्ची दरगाह से राघोपुर तक 6 लेन पुल की सौगात बिहार के लोगों को दी, ये सोचकर कि लोगों का आना जाना आसान होगा, लोगों की जिंदगी खुशहाल होगी। लेकिन उनको क्या पता था कि फूहड़ भोजपुरी गीत बजाकर बिना हेलमेट लगाए बाइकर्स बाइक पर खड़े होकर 6 लेन पुल पर स्टंट करेंगे और ये भी भूल जाएंगे कि ऐसी हरकत से कभी भी जान जा सकती है। खैर, इस वीडियो में 2 युवक दिख रहे हैं जिसमें से एक की बाइक का नंबर भी दिख रहा है। पुलिस जांच की बात भी कह रही है, लेकिन सवाल है कि बिहार में अच्छी सड़कें मिलेंगी तो खतरे से खेलेंगे लोग। रील्स के चक्कर में मौत को दावत क्यों? ऐसे लफंगों पर पुलिस कब कसेगी नकेल? कब होगा बाइकर्स गैंग पर एक्शन? न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप शौक के लिए मौत को दावत देने वाली घटनाओं को जानिए। देखिए, जिस तरीके से ये स्टंट करते हुए युवक नजर आ रहे हैं,
और ऐसे कई सारे वीडियोस पहले भी वायरल हो चुके हैं, जिसमें ये भी है कि कई लोगों के हादसे के शिकार हो चुके हैं। अगर हम एक एक करके घटना की बात करें तो लखनऊ से शुरुआत करते हैं। लखनऊ में स्टंटबाजी में कार और स्कूटी की टक्कर हुई, 2 युवक की मौत हो गई। इसके बाद लखनऊ का ही एक और घटना आपको बताते हैं, जहां स्टंटबाजी में बुलेट से टकराई बाइक, बुलेट सवार की मौत हो गई। इसके बाद बुलंदशहर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, ट्रैक्टर की स्टंटबाजी, एक व्यक्ति की मौत। फिर कोलकाता की बात कर लीजिए। कोलकाता में भी बाइक पर स्टंटबाजी के दौरान हादसा हुआ, लड़की इसमें मरते मरते बची थी। और सिर्फ यही नहीं, नोएडा में भी एक रील बना रहा था ट्रैक्टर चालक, जिसमें बाइक सवार 10वीं के छात्र की मौत हो गई। संभल में भी स्टंटबाजी में युवक की मौत हो गई, जो कि 8 बहनों का इकलौता भाई था। तो ये शौक कितनी जानलेवा है, आप इन घटनाओं से समझ सकते हैं। अब आप खबर समझिए। देखिए, बाइक पर स्टंट करना काफी खतरनाक है और स्टंट के चक्कर में आपकी जान जा सकती है। हर साल कई ऐसे लोग हैं जो स्टंटबाजी के चक्कर में अपनी जान भी गंवा देते हैं। बाइक दुर्घटना में अगर हम मौत की बात करें तो बाइक दुर्घटना में 2022 की बात कर लेते हैं। 75,000 सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 44% जो हादसा है वो बाइक से होता है और बाइक सवार लोग इस हादसे के शिकार होते हैं। भारत में बाइक पर स्टंट करना अवैध है, आपको इसका परमिशन नहीं है। मोटर वाहन अधिनियम 1998 के तहत इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्या करें? तो बाइक स्टंट करने से आपको बचना चाहिए। स्टंटबाजी को देखें तो आप सीधे पुलिस को इसकी सूचना दें। सड़क सुरक्षा के बारे में भी जागरूकता बढ़ाई जाए, खुद भी जागरूक हों, दूसरों को भी जागरूक करें। बढ़ते हैं आगे। बिहार में मंदिरों पर बार बार हमले हो रहे हैं। भागलपुर में प्राचीन धार्मिक स्थल पर बने बजरंगबली की पिंडी को तोड़ दिया गया। बजरंगबली की पिंडी को तोड़ने का आरोप मुस्लिम समुदाय पर लगा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में मंदिरों पर हमले नहीं थम रहे हैं, बार बार माहौल बिगाड़ने की साजिश हो रही है। ये तस्वीरें हैं भागलपुर के तमौनी गांव की, जहां प्राचीन धार्मिक स्थल पर बने बजरंगबली की पिंडी को तोड़ दिया गया। बजरंगबली की पिंडी तोड़ने का आरोप मुस्लिम समुदाय के लोगों पर है। ग्रामीणों का दावा है कि बिहार सरकार की जमीन पर सदियों से बजरंगबली की पिंडी बना है, जहां हिंदू समाज के लोग कई पीढ़ियों से रामनवमी के दिन ध्वजारोहण करते हैं, लेकिन सरकारी जमीन के कुछ हिस्सों को मुस्लिम समुदाय के दबंग लोग कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए बार बार पिंडी को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। यही वो धार्मिक स्थल है जिसे कि क्षतिग्रस्त किया गया। इससे पहले तकरीबन 10 बार इस धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त किया गया। ग्रामीणों ने फिर इसे नए सिरे से निर्माण किया। वर्चस्व स्थापित करने की यह लड़ाई है और सरकारी जमीन को कब्जा करने के उद्देश्य से कुछ दबंग जो हैं इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। किस तरह के लोग हैं और क्या मनसा है इस जमीन को लेकर? इनकी मनसा स्पष्ट है। सबसे पहला मनसा है कि इस धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त करके इसका नामो निशान मिटा दिया जाए, उसके बाद सारी सरकारी संपत्ति को कैप्चर किया जाए। कजरैली के तमौनी गांव में बजरंगबली की पिंडी तोड़ने के बाद ग्रामीणों ने नए सिरे से पिंडी को बना दिया, लेकिन अभी भी गांव के लोग कई तरह की आशंका से सहमे हैं। बड़ा सवाल है कि बिहार में धार्मिक स्थलों पर हमले क्यों हो रहे हैं, मंदिरों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, बजरंगबली की पिंडी तोड़ने वालों की गिरफ्तारी कब होगी, क्या माहौल बिगाड़ने की कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।